हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्कन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बात करें इस लेक्चर की स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर हमारा पॉलिटी सीरीज का लेक्चर है जिसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर कर रहे हैं। अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, तो आज यहाँ इस लेक्चर के अंदर हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात करेंगे। जो हाँ नेशनल कमीशन है शेड्यूल कास्ट का, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की जो शेड्यूल कास्ट है, बेसिकली इनको जब आज़ादी से पहले डिप्रेस सेक्शन के अंदर रखा जाता था, डिप्रेस्ड कास्ट बोला जाता था। ये मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर बिलोंग करते हैं। बेसिकली अगर बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एट्रोसिटीज़ इनके ख़िलाफ़ होती हैं, प्रॉपर वे में ऑक्यूपेशन नहीं है, इसके अलावा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिल पाया, तो इसी की वजह से इनको स्पेशल केयरिंग की ज़रूरत है। इसी वजह से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो फ्रेंड्स, आज इसके जो कमीशन है जिसके क्या इम्पोर्टेंट जो कंपोजिशन क्या हैं, इसके अलावा बात करें कि कौन इसका मेंबर बन सकता है, मेंबर की जो एज है वो क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूट किनके द्वारा किया जाता है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में अगर हम बात करें कि इनको रिज़ाइन करना है तो रिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, रिपोर्ट्स कौन सी प्रिपेयर करते हैं, रिपोर्ट्स को किसको सबमिट करते हैं, जो हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इस टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करें, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है जिसको आर्टिकल 338 के अंदर रखा गया है, उसके थ्रू यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फ्रेंड्स, याद रखना फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अभी तक अगर हम बात करें कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए हैं, तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कवर किया है। इसके अलावा हमने स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को कवर किया है, जो 350 बी के अंदर आता है, आर्टिकल 350 बी के अंदर। इसी तरीके से आज हम जो शेड्यूल कमीशन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसको यहाँ पे रीड कर रहे हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करें कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 338 के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि और भी बहुत सारे हमारे यहाँ कमीशंस हैं जिनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू स्टैट्यूटरी बॉडी के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें आपको तीन कमीशन है, वो 92-93 के समय में आपको देखने को मिलेंगे, फिर 2005 और 6 के समय मिलेंगे 2 कमीशन आपको। तो आप फ्रेंड्स देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, महिलाओं का जो कमीशन है, महिला आयोग जिसको बोलते हैं। फिर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटी सेक्शन के लिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। ये 3 कमीशन हैं, इनको 92-93 के समय में इस्टेब्लिश किया गया। फिर 2005-6 के समय एक है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स, चिल्ड्रंस की जो राइट्स हैं, उनके 2 अधिकार हैं, उन सब के प्रोटेक्शन के लिए ये कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहता है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, इन कमीशंस के बारे में, इनके कौन से कंपोजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर जैसे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, इसके अंदर जो मिनिमम 2 वुमेन्स होनी चाहिए, ये ऐसा इसके अंदर बोला गया है। अब कभी कभी आप जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पे एक जो क्वेश्चन है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर महिलाओं के लिए कमीशन है, वाई देयर इज़ नो कमीशन फॉर द मेंस, जो पुरुष हैं उनके लिए कोई कमीशन क्यों नहीं है, उनके लिए भी तो कमीशन होना चाहिए, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, उनकी जो शिकायत है, उनकी जो बातें हैं, उनकी 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 जो आवाज़ उठाने वाला कोई क्यों नहीं है। तो ये भी एक काफ़ी बार डिबेट चलती है और काफ़ी बार पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। इस तरीके भी कुछ जो आपके ओपिनियन हैं, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि वुमेन्स कमीशन है तो मेंस कमीशन क्यों नहीं है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सब हमने देखा। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आर्टिकल 338 के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया। अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, ये सभी स्टैट्यूटरी बॉडी हैं फ्रेंड। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू तो उनको इस्टेब्लिश किया गया है, बट उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। लाइक द यहाँ पे अगर हम बात करें कोई आर्टिकल के थ्रू वहाँ बैकिंग नहीं है। जैसे हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, तो 338 जो आर्टिकल है
338 जो आर्टिकल है उसके थ्रू ये इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये यहाँ पे इसको आर्टिकल्स के थ्रू बैकिंग है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। इन सबको कोई आर्टिकल के थ्रू यहाँ बैकिंग ना होने की वजह से ये स्टैट्यूटरी बॉडी है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं, तो इसके अंदर जो इसकी जो जर्नी है 338 की, तो उस जर्नी के बारे में हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो ओरिजिनल जो कमीशन जो एग्जिस्टेंस में आया था वो आया था फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ये आता है हमारा 90 के समय में, 1990 के समय में। तो 1990 के समय में ओरिजिनल कमीशन आता है 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 1990 के अंदर एक हाई लेवल कमीशन बनाया जाता है एससी और एसटी के लिए, उसको वो भी बाद में बाइफरकेट होता है। शेड्यूल कास्ट का अलग रहता है एंड शेड्यूल ट्राइब का जो है 338 ए के थ्रू इस्टेब्लिश कर दिया जाता है फ्रेंड्स। 338 ए के थ्रू बाद में इसका बाइफरकेशन होता है। तो 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है 1990 के अंदर में। एक हाई लेवल कमीशन इस्टेब्लिश होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। इससे पहले ये एक बात करें कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन के रूप में था। स्पेशल यहाँ पे सिंगल स्पेशल ऑफिसर होता है एससी एंड एसटी के लिए, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिप्लेस किया गया 1990 के अंदर में 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट अगर उसकी बात करें तो उसको भी यहाँ पे जो स्टेटस दिया गया है, अभी प्रेजेंटली स्टेटस दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, जो ओबीसी कमीशन जिसको बोलते हैं बेसिकली। तो वो जो बैकवर्ड जो क्लास का जो कमीशन है वो उससे पहले इसके 2 कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन इसके इस्टेब्लिश हुए थे, 2 कमीशन इस्टेब्लिश हुए थे फ्रेंड्स। अगर फिर उसके बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस अभी प्रेजेंट समय में दिया गया है, जिसको 338 बी के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसी तरीके से जो पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हुआ करता था, इस तरीके का कोई कमीशन नहीं हुआ करता था। एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। उन्हीं के द्वारा जितने भी जो मैटर्स हैं उनको देखा जाता था। शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के जितने भी मैटर्स हुआ करते थे, जितने भी उनके इश्यू है थे, उनको यहाँ पे देखा जाता था। स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हुआ करता था। इन्वेस्टिगेट सभी मैटर्स को करते थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से रिलेटेड हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, और रिपोर्ट करते थे प्रेसिडेंट को ऑन देयर वर्किंग। फिर इसके बाद में 78 में एक रिजोल्यूशन पास किया गया और नॉन स्टैट्यूटरी कमीशन के रूप में जो इस्टेब्लिश किया गया। फिर बाद में इसको स्टैट्यूटरी के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है 1987 में, और 1990 के अंदर फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाता है फ्रेंड्स। तो 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब केम इनटू द एग्जिस्टेंस। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो ओरिजिनल जो एक कमीशन है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 1990 के अंदर, 1990 के अंदर में, और 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट में आता है। फिर फ्रेंड्स 2003 के अंदर क्या होता है, इनका बाइफर्केशन होता है। इस कमीशन का बाइफर्केट होता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है ओरिजिनल रह जाता है, और 338 ए के थ्रू शेड्यूल ट्राइब का अलग से कमीशन इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो जर्नी है, जब हम शेड्यूल ट्राइब का जो कमीशन है उसके बारे में रीड करेंगे तो वहाँ भी हमको ये सेम ही जर्नी रीड करनी है। सेम जो कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन का इवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आता है। फिर बाइफर्केशन के बारे में जो है वो सेम ही थिंग्स हैं कि इस तरीके से बाइफर्केशन होता है 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो फ्रेंड्स 2003 में 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये सब चीज़ें होती हैं। तो एससी एंड एक्स जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, उनके जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया। अगर कमीशन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक चेयरपर्सन होता है, जो चेयरमैन होता है कमीशन का, चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरमैन पर्सन होता है, और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। तो 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स। तो ये इसका कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कमीशन का कंपोजिशन है फ्रेंड्स। तो ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। याद रखना फ्रेंड्स, अपॉइंट जो किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन है तो जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा, और उसी की जो वारंट अंडर हिज हैंड एंड द सील, उसके अंदर ये अपना अपॉइंटमेंट होता है। जो उसकी कंडीशन और सर्विस जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिटरमाइन की जाएंगी।
जो भी कंडीशन ऑफ सर्विस होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, उसके अगर हम बात करें वर्किंग की, इसका जो वर्किंग सिस्टम है, क्या क्या काम, क्या फंक्शंस इनको करने होते हैं। तो सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेट करते हैं फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं जितने भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लीगल सेफगार्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड टू इवेल्युएट देयर वर्किंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेट करते हैं शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, कोई भी उनके प्रोविजंस का वायलेशन हो रहा है। जैसे हम बात करें कि आर्टिकल 17 है, एक आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिशन होता है, अनटचेबिलिटी जो है उसको अबोलिशन करना है। और फ्रेंड्स याद रखना, जो अनटचेबिलिटी वर्ड है उसको डिफ़ाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं डिफ़ाइन किया, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे ये हम। और अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी लक्ष्मीकांत की बुक ओपन कीजिए, आप जाइए अपना जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसके अंदर जाइए, और यहाँ पे आप जाके फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो आर्टिकल 17 है उसको जाके रीड कीजिए। वहाँ पे क्लियरली लिखा होगा कि अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफ़ाइन किया है या नहीं डिफ़ाइन किया है। तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मुझे कि ये डिफ़ाइन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या नहीं डिफ़ाइन है। तो स्टूडेंट जैसे कोई अनटचेबिलिटी का कोई मैटर है, तो अगर कोई उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न है उसका वायलेशन हुआ है, किसी पर्सन है उसके साथ में अगर अनटचेबिलिटी की गई है, उसको छुआछूत का कुछ भी यहाँ पे फील कराया गया है, तो वहाँ पे उस इन सब मैटर्स के लिए ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्वायर करेगा। कोई स्पेशल कंप्लेंट आई है, जैसे कंप्लेंट बहुत तरीके की कंप्लेंट्स होती हैं। अब आज भी रूरल इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम के ऊपर जो सोसाइटी का जो डिवाइड है उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं बहुत सारे लोगों को। कभी कभी जैसे हमको कंटिन्यू न्यूज़पेपर्स के अंदर भी ऐसे इंसिडेंट्स आपको रीड करने को मिलेंगे, कि आपको रीड करने के लिए मिलेंगे कि किस तरीके से कहीं स्कूल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं पे एक तो ऐसा भी आया था 2015-16 के समय में कि स्कूल के अंदर जो मिड डे मील बनाने वाली जो महिला होती हैं, जो विधवा हैं, तो उनके द्वारा जो खाना बनाया जा रहा है तो उनको बहुत सारे जो लोग हैं वो खा नहीं रहे हैं। तो उस समय में गोपालगंज एक जगह है बिहार के अंदर में, गोपालगंज के डीएम थे राहुल सिंह वहाँ पे डीएम थे। तो राहुल सिंह ने उस समय में वो लोग स्कूल के अंदर विजिट किए एंड उन्होंने मिड डे मील का जो सिस्टम था उस मिड डे मील को उन्होंने खुद खाया, और लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं, जो अगर कोई दूसरे सेक्शन से, दूसरी सोसाइटी से, दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो उन विडो के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा रहे थे, तो उनको ऐसे प्रमोट किया। ये एक सिविल सर्वेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं और इस तरीके के इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं तो उनके निवारण के लिए लोगों से कम्युनिकेट कीजिए। तो ये तो फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट ऑफ सिविल सर्विस भी है। एथिक्स के पेपर के अंदर भी कोट कर सकते हो आप इस तरीके की बातें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो फंक्शन है कमीशन का, तो जो कमीशन का जो मेन फंक्शन है वो इन्वेस्टिगेट करना है, मॉनिटर करना है ऑल मैटर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनका लीगल सेफगार्ड के लिए। कोई कंप्लेंट है उसकी इंक्वायरी के लिए बात करेंगे, डेप्रीवेशन ऑफ राइट हो रहा है वहाँ पे, किसी को अगर उसके जो अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पे जाके ये इंक्वायर करेंगे। पार्टिसिपेट और एडवाइस भी करेंगे। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, SC एंड ST जो शेड्यूल कास्ट है उसका जो डेवलपमेंट किस तरीके से हो सके, एजुकेशन में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो सके, वहाँ पे भी कम्प्लीटली यहाँ बात करेंगे। अपनी रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे समय समय पर, जैसा भी इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अगर एडवाइस मांगी जाती है या कोई रिपोर्ट मांगी जाती है। रिकमेंड भी करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को या जो यूनियन गवर्नमेंट को है कि शेड्यूल कास्ट के रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से वर्क करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें थी, ये कुछ फंक्शंस हैं जिनके बारे में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो वर्क करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखें तो कमीशन है वो अपनी एनुअल जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, और ये रिपोर्ट जो सबमिट करता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर रखी जाती है, लेट डाउन इन द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। और अगर कमीशन की कोई रिकमेंडेशन दी गई है तो उनको जो माना जाता है नहीं माना जाता ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर में। पर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट की जाती है कमीशन के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के द्वारा जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाती है
प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के द्वारा उन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के अंदर रखा जाता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट डायरेक्टली पार्लियामेंट के अंदर नहीं सबमिट करता है ये कमीशन। इसके अलावा अगर हम कमीशन की बात करें कि उनको कुछ प्रोसीजर हैं, किस टाइप से ये काम करते हैं, सिविल कोर्ट के रूप में काम करते हैं या क्रिमिनल कोर्ट के रूप में, तो उस टाइप की जो बातें हैं उनके बारे में यहाँ हम देखेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि जो कमीशन है उसके पास पावर है, रेगुलेट कर सकता है अपना प्रोसीजर, और ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है अगर कोई भी कंप्लेंट उनको आती है। और उस समय में जो पावर है वो सिविल कोर्ट के रूप में ये काम करता है उस समय में, कि जो इनको कोई कंप्लेंट मिली है तो इंक्वायरी करने के लिए सिविल कोर्ट के रूप में काम करेगा। इसके अलावा ये सम्मन कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिन हिम एंड ऑन ओथ, रिक्वायर कर सकता है डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन फॉर एनी डॉक्यूमेंट, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो काम हैं उन सबको ये कर सकते हैं। किसी भी मैटर में अगर सपोज करो किसी पर्सन के साथ उसका जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, उनको अगर उनसे डिप्राइव किया जा रहा है तो वहाँ पे ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के द्वारा ये सब जो पावर्स हैं, ये जो वर्किंग है, जिसके अंदर सम्मन कर सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं, एविडेंस को रिसीव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैटर्स हैं, कुछ पावर्स हैं इनके पास में। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द शेड्यूल कास्ट। अगर शेड्यूल कास्ट को कहीं भी कोई पॉलिसी है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे भी इनकी कंसल्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं गवर्नमेंट्स के लिए। इसके अलावा जो कमीशन के पास फ्रेंड्स ये है, कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शन रिगार्ड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, पहले तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये जो ओबीसी के रिलेटेड जो मैटर्स थे, जब ओबीसी का कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन नहीं था तो ओबीसी के मैटर्स को भी यही देखा करते थे। अभी प्रेजेंटली ये खुद को, और इसके अलावा जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई इंक्वायरी है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनके बारे में भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के द्वारा ही इंक्वायर किया जाता है, उनके बारे में जाँच की जाती है। अगर कोई इश्यू ऐसा निकल के आता है और प्रेसिडेंट के द्वारा इनको बार बार में वर्किंग से रिलेटेड, इनके काम से रिलेटेड इनको बताया, इन्वेस्टिगेट से रिलेटेड इनको सम्मन किया जाता है कि आप एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड भी कुछ काम के लिए बताइए। इसके अलावा बात करें कि जो ओबीसी कमीशन के बारे में हमने देखा, अदर बैकवर्ड क्लास जो कमीशन है, जिसको 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश कर दिया गया, और अगर हम बात करें फ्रेंड्स 338 बी के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अभी रिसेंटली आर्टिकल 340 है जो न्यूज़ के अंदर है, 340 जस्टिस जो रोहिणी कमीशन जो बनाया गया है इंक्वायरी इनटू द, इसको ओबीसी जो रिजर्वेशन है उसको बाइफरकेट करने के लिए ऐसे कुछ सेक्शन जिनको नहीं मिला है, ये भी काफ़ी न्यूज़ के अंदर में था, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उनके क्या क्या प्रोविज़न हैं, क्या क्या उनको स्पेशल जो पावर्स मिली हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे हमने देखा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से, हमको पता होना चाहिए कि 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, उसके थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैं वो कब बाइफरकेट होते हैं, दोनों कमीशंस को कब अलग अलग कर दिया जाता है। मेनली सिविल कोर्ट के रूप में ये काम करते हैं ये कमीशंस, जब भी इंक्वायर करते हैं इनको डेप्रीवेशन ऑफ राइट या किसी के जो अधिकार हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है, उनको प्रॉपर अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो उस समय में ये इंक्वायर करते हैं सिविल कोर्ट के रूप में। अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को। इसके अलावा कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन या कंपोजिशन की बात करें तो एक चेयरपर्सन होगा, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स हैं इनके यहाँ पे ये वर्किंग सिस्टम है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है इस लेक्चर के अंदर में कि जो अनटचेबिलिटी वर्ड है जो आर्टिकल 17 के अंदर है, उस अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफ़ाइन किया है या नहीं किया है, ये बात आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप लक्ष्मीकांत को ओपन करोगे और आपकी जो बुक के अंदर जो लिखा हुआ है आर्टिकल
आर्टिकल 17 जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर के अंदर है, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 17 को जाके वहाँ पे रीड कीजिए, उसके जो प्रोविजंस हैं उनको रीड कीजिए और आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर सही लगता है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो सर्किल में जो लोग हैं वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ये लेक्चर्स हैं वो शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।